चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। और आज जितना बड़ा खबर, जिस तरीके से पूरा आज न्यूज का जो व्हील जिसको हम कहते हैं, चक्र कहते हैं, वो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द घूमा, तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी महाराष्ट्र में ऑपरेशन कमल 2.0 की पूरी इनसाइड स्टोरी को लेकर ही है। महाराष्ट्र में आज जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट लंबे समय से लिखी जा रही थी। हाल ही के दिनों में इतनी कोशिश की गई, ऐसे संकेत सामने आते गए कि लग रहा था कि उद्धव ठाकरे सरकार के लिए कभी भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। राज्यसभा चुनाव हो या फिर विधान परिषद चुनाव, जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई, एमबीए में समीकरण बन नहीं पाए और उसके बाद सीधे एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, ये उस पूरे खेल का क्लाइमैक्स के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत क्यों हुई? बाल ठाकरे के पक्के चेले एकनाथ शिंदे क्यों हुए बागी? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार की कब्र किसने खोदी? क्या अमित शाह के सियासी जाल में फंस गई महाराष्ट्र की तिकड़ी? क्या ठाकरे सरकार जाने वाली है, ये शरद पवार को पता था? महाराष्ट्र के सियासी तूफान के पीछे की कहानी आज आपको बताएंगे। आपको उन किरदारों से भी मिलाएंगे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया और अब 2.5 साल में ही शिवसेना, जो खुद को हिंदुत्व का झंडा बदार मानती है, अब वो न घर की रही न ही घाट की। महाराष्ट्र के पॉलिटिकल बवंडर की इनसाइड स्टोरी से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस के माथे पर उनकी मां के हाथों ये राज तिलक खुद ब खुद बहुत कुछ बयां कर रहा है। फडणवीस की मां ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, आशीष शेलार और गिरीश महाजन के माथे पर भी तिलक लगाए। ये तस्वीरें सोमवार रात की हैं, जब देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी 10 में से 5 सीट जीतकर उद्धव सरकार को शिकस्त देती है। 10 में से 4 सीटें जीतना तो आसान था, लेकिन बीजेपी ने 5वें सीट पर भी कब्जा कर लिया, वो भी तब जब बीजेपी के पास इसके लिए एक भी वोट नहीं था। ये जीत विधान परिषद की एक और सीट झलकने भर की बात नहीं है। ये विजय कितनी बड़ी है, इसे खुद फडणवीस से सुनिए। महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी को 6 सीटों की जगह 5 ही सीटें मिली। 1 सीट का इजाफा हमको हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हमको वोट मिले। राज्यसभा में हमने वोट तोड़े थे, 123 वोट पाए थे, अभी 134 वोट ये बीजेपी को मिले और हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहाँ पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूँ। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फडणवीस जिसे संघर्ष का नाम दे रहे हैं, असल में वो महाराष्ट्र का पावर गेम है, जिसमें करीब 2.5 साल पहले उन्हें शरद पवार की शह पर उद्धव ठाकरे से मात मिली थी। लेकिन अब खेल बदल चुका है। ऐसे में सोमवार की रात फडणवीस और पाटिल समेत तमाम बीजेपी नेता मुस्कान और विजयी निशान के साथ महाराष्ट्र विधानसभा की सीढ़ियों से जिस वक्त उतर रहे थे, शायद उसी वक्त
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और सरकार के कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ मुंबई से करीब 280 किलोमीटर दूर सूरत रवाना हो चुके थे। मंगलवार की सुबह जब लोगों ने आंखें खोली तब उद्धव सरकार पर खतरे की खबर ने मातोश्री और पूरे महाराष्ट्र को चौंका दिया, क्योंकि एक समय ऐसा था कि एकनाथ शिंदे जो ठाकरे राज के सबसे बड़े राजदार हुआ करते थे, आखिरकार एकनाथ शिंदे ने आज ठाकरे राज को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या उद्धव सरकार के खिलाफ शिंदे की बगावत अचानक हुई या फिर इसका बीज तभी पड़ चुका था जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठजोड़ महाविकास अघाड़ी की सरकार में सीएम के तौर पर शिंदे का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इसे पावर का पॉलिटिकल गेम कहिए या फिर ठाकरे फैमिली की सरकार पर डायरेक्ट कंट्रोल की चाहत, शिंदे पीछे रह गए, उद्धव सीएम बन गए। ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है। अब पवार शिवसेना में बगावत को उसका अंदरूनी मसला बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी पर 2.5 साल में तीसरी बार सरकार गिराने की साजिश का आरोप भी लगा रहे हैं। बात ऐसी कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। सरकार बनाने और गिराने का खेल साजिश है या पॉलिटिकल टैलेंट, ये पवार को बखूबी मालूम है। फिलहाल सच ये है कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक सूरत में मौजूद हैं और उनके फोन नॉट रीचेबल हैं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. लेकिन शिवसेना के संजय राउत हैं कि वो सूरत में मौजूद अपने विधायकों से टच में होने के दावे कर रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। इसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है? माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है। आलम यह है कि मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में पवार सियासी मंथन में जुटे हैं, तो मुंबई में उद्धव अपनी सरकार बचाने के चिंतन में। उद्धव की चिंता की सबसे बड़ी वजह है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने सोशल मीडिया में लिखा है, हम बाला साहब के कट्टर शुभ सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया। हम बाला साहब के विचार और आनंद दिघे साहब की सीख के मुताबिक सत्ता के लिए कभी भी समझौता नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहब और हिंदुत्व की दुहाई शिंदे जैसे शुभ सैनिक ही नहीं, बीजेपी भी हर दिन और हर पल देती है। ऐसे में शिंदे के लिखे से ज्यादा उनके इशारे को समझना जरूरी है। एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है, उसे समझने के लिए आपको उनके एक समर्थक की बात सुनाते हैं। अभी रिसेंटली बोले तो राज्यसभा इलेक्शन, अभी कल का जो विधान परिषद का इलेक्शन हुआ, उससे शिंदे साहब को दूर रखा गया। उनके साथ जो अपक्ष लोग को जो बनाने का काम शिंदे साहब करते थे, वो भी उनसे हटा ये कर दिया। उनको जो बजट देना मांगता है, वो भी देने से ही करते थे। और बड़ी बात यह है कि उनका जो नगर विकास मंत्री है, नगर विकास जो खाता है,
और जो MMRD खाता है उसके अंदर शिवसेना के वरिष्ठ लोग इंटरफेयर करते थे, उनको निर्णय प्रक्रिया में उनको बाधा डालते थे। इस सब वजह से और उनके ऊपर जो अविश्वास दिखाने का पक्ष ने चालू किया था, इस सब वजह से शिंदे साहब नाराज हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ 5 जून को ही सूरत जाने वाले थे। उन्होंने ये फैसला भी लिया, लेकिन एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मनाने पर तब वो रुक गए। लेकिन अब विधान परिषद चुनाव के बाद शिंदे सूरत कूच कर ही माने, जिसे उन्होंने बेहद गुपचुप तरीके से अंजाम दिया। शिंदे ने अपने निजी स्टाफ को 4 दिन पहले छुट्टी पर भेज दिया था, ताकि किसी को उनके प्लान की भनक न लग सके। इस दौरान शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को एकजुट किया, फिर बीती रात मुंबई से सूरत के लिए रवाना हो गए। शिंदे ने सभी विधायकों को फोन बंद करने की हिदायत दी, ताकि वो किसी के संपर्क में आकर पाला न बदल सके। शिंदे के सूरत प्लान से पहले राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी बड़ा खेल हुआ। विधान परिषद की 10 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। सत्ताधारी एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। फडणवीस के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवारों को 134 वोट मिले। साफ है, कांग्रेस और शिवसेना विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। शिवसेना के पास 55 वोट है, लेकिन उसके उम्मीदवारों को 52 वोट ही मिले, यानी शिवसेना के 3 वोटों में सेंधमारी हुई। विधान परिषद चुनाव में राज्य के 285 विधायकों ने मतदान किया। शिवसेना विधायक रमेश लातके के निधन से 1 सीट खाली है, जबकि एनसीपी के नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से मलिक और देशमुख को वोटिंग की इजाजत नहीं मिली थी। इससे पहले महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के चुनाव में बीजेपी ने तीसरी सीट पर कब्जा जमाकर उद्धव सरकार को जबरदस्त पटकनी दी थी। 106 विधायकों वाली बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार धनंजय महाडिक भी राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी के पहले और दूसरे उम्मीदवार पीयूष गोयल और अनिल बोंडे को 48-48 वोट मिले, जबकि धनंजय महाडिक को विधायकों की पहली पसंद के 27 वोट मिले। यानी वोटिंग पैटर्न के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी कैंप में 123 विधायक हो गए, जबकि एनसीपी उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल को 43, कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को 44, शिवसेना के पहले उम्मीदवार संजय राउत को 41 और दूसरे उम्मीदवार संजय पवार को विधायकों की पहली पसंद के 33 वोट मिले। यानी राज्यसभा चुनाव में ठाकरे सरकार के पक्ष में 161 वोट पड़े। लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का सियासी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। हवा का रुख ऐसा बदला कि एकनाथ शिंदे 2 दर्जन विधायकों के साथ सूरत पहुंच चुके हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि शिंदे कैंप को करीब 2/3 विधायकों से ज्यादा का समर्थन हासिल है। अब खबर ऐसी है कि सूरत के होटल में रुके बागी विधायकों को सूरत से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट से मुंबई लाकर फ्लोर टेस्ट के लिए पेश किया जा सकता है। इन सबके बीच मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक को एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए सूरत भेजा गया। यहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दिल्ली से सीधा गुजरात के सूरत पहुंच सकते हैं और भाजपा के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं उन्हें अहमदाबाद लाने की बात भी सामने आ रही है। खबरें तो ऐसी भी है कि कांग्रेस के 10 नाराज विधायक भी पाला बदल सकते हैं। ऐसे में विधान परिषद चुनाव में दूसरे उम्मीदवार की हार के बाद जिन विधायकों को दिल्ली तलब किया गया था, उन्हें मुंबई में ही रोक दिया गया है। तो भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी डैमेज कंट्रोल के लिए मुंबई जाने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनसीपी के रवैये से कांग्रेस नाखुश है। शिवसेना और कांग्रेस सेंधमारी से हलकान है। बीजेपी राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में चमत्कार के बाद आई 2.5 साल बाद फिर से करिश्मे की उम्मीद लगाए बैठी है। सवाल ये है कि इतने सारे मतलब राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और अंदरूनी जो असंतोष है, इसका महाविकास आघाड़ी को एहसास नहीं आया और खुद को चाणक्य कहने वाले कई सारे लोग इस पद्धति से हमारे विधायकों की जो इच्छा है, मंशा है, आकांक्षा है, उसको दबोचते रहे। मैं मानता हूं कि ये विकृति थी जिसका परिणाम सामने आ रहा है। कहा तो शिवसेना अगले 25 साल तक महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के दावे करती थी और अब कहां 2.5 साल में ही उद्धव के सिर से
ताज छिटकता हुआ दिख रहा है। शिवसेना का सीएम 5 साल का होगा या अभी भी एनसीपी के साथ 2.5 साल के सीएम होंगे? हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते हैं? ये रिश्ता टेम्पररी नहीं है, 5 साल का नहीं है। शिवसेना ने सत्ता के लिए भले ही कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव में उद्धव सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी शरद पवार ने एआईएमआईएम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन उसके कट्टर समर्थकों को यह गठजोड़ नागवार गुजर रहा था। ऐसे में पक्के शिवसैनिकों के हिंदुत्व को जगाने के लिए बीजेपी उद्धव ठाकरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं गवाती थी। की घंटाधारी गदाधारी ते म्हणाले आम्ही गदाधारी आहोत। मी त्यांना म्हटलं तुम्ही गदाधारी आहात की नाही माहित नाही, पण रोज सकाळी टीव्ही पाहिल्यावर तुम्ही गदाधारी नक्कीच आहात हे आमच्या लक्षात येतं।